पिछली ऑनलाइन क्लास में हमने प्रेमचंद के जीवन के बारे में पढ़ा था। आज की ऑनलाइन क्लास में हम दो बैलों की कथा के 3 पृष्ठों का अध्ययन करेंगे। संक्षेप में एक बार प्रेमचंद के जीवन पर फिर प्रकाश डालते हैं। प्रेमचंद का जन्म धार्मिक नगरी काशी से लगभग 4 मील दूर लमही ग्राम में 31 जुलाई 1980 को हुआ। पिता का नाम अजायब राय था। वे डाकखाने में एक मुंशी का काम करते थे। इनके पिताजी मुंशी थे, इसीलिए इन्हें बाद में मुंशी प्रेमचंद कहा जाता था। इनका असली जो नाम था वो धनपत राय था। ये पहले उर्दू में लिखा करते थे इनकी पहली रचना सोजे वतन थी, जो 1905 के आसपास आई थी, जिसको अंग्रेज़ों ने प्रतिबंधित कर दिया। तो बाद में ये हिंदी में प्रेमचंद के नाम से लिखने लगे। दुर्भाग्यवश उनके पिता का देहावसान हो गया। खाने को लाले पड़ गए। प्रेमचंद ने जैसे तैसे मैट्रिक तक की शिक्षा पूरी की। प्रेमचंद ने जब लिखना आरंभ किया तब उनकी उम्र मात्र 13 वर्ष की थी। वे स्कूल में अध्यापक हुए, फिर बाद में इंस्पेक्टर। 8 अक्टूबर 1936 में आपका यानी प्रेमचंद का देहांत हो गया। प्रमुख रचनाएं: कथा संग्रह मानसरोवर। यह मानसरोवर नाम से भाग 1 से भाग 8 तक है और इसमें लगभग 300 कहानियाँ संग्रहित हैं। कहानी इनकी जो प्रमुख कहानी है उसमें ईदगाह, कफन, देवी, पूस की रात, प्रायश्चित, बड़े घर की बेटी आदि। उपन्यास में गोदान, गबन, निर्मला, सेवा सदन, कर्मभूमि, मंगल सूत्र आदि। गोदान को हिंदी गद्य साहित्य का महाकाव्य कहा जाता है और इन सब उपन्यासों की वजह से इन्हें उपन्यास सम्राट और महान कथाकार माना जाता है। दो बैलों की कथा का प्रारंभ में वह एक उदाहरण देते हैं और समझाने का प्रयास करते हैं कि हमारे संसार में कुछ ऐसे जानवर हैं जिनको एक अलग संज्ञा दी गई है। जानवरों में गधा सबसे ज़्यादा बुद्धिहीन समझा जाता है। जब हम किसी आदमी को परले दर्जे का बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे गधा कहते हैं। लेखक कह रहे हैं कि गधा जो है वो मूर्ख होता है, और जब हम अपने मनुष्य जीवन में किसी को सर्वोत्कृष्ट मूर्ख कहना चाहते हैं तो उसको हम गधे के रूप में संबोधित करते हैं। गधा सचमुच बेवकूफ़ है या उसके सीधेपन, उसकी निरापद सहिष्णुता। निरापद मतलब सुरक्षित, सहिष्णुता मतलब सहनशीलता, यानी उसकी सहनशीलता कोई खतरा नहीं है, वो पूर्ण रूप से सहनशील है। ने उसे यह पदवी दे दी है, इसका निश्चय नहीं किया जा सकता। लेखक कह रहे हैं कि उसके सीधेपन की वजह से या उसके बेवकूफ़ी की वजह से या उसके बिल्कुल सुरक्षित सहनशीलता की वजह से उसको गधा या मूर्ख कहा जाता है, यह निश्चय करना थोड़ा कठिन है। आगे लेखक कह रहे हैं कि गाय सींग मारती हैं। ब्याई हुई गाय तो अनायास ही सिंघनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता भी बहुत गरीब जानवर है, लेकिन कभी कभी उसे भी क्रोध आ जाता है, किंतु गधे को कभी क्रोध करते नहीं सुना। यहाँ पे 2 उदाहरण दिया उन्होंने कि गाय भी सीधी होती है, सहनशील होती है, लेकिन जो गाय जिसके बच्चा होता है उस बच्चे के पास जब हम जाते हैं तो वह हमारी तरफ सींग करके मारने का प्रयास करती है। एक पालतू जानवर हमारे आपके घरों में होता है, कुत्ता बहुत वफादार होता है और उस वफादारी में वो बहुत सारी चीज़ें सह लेता है, लेकिन जब एक सीमा के बाद उसकी सहन शक्ति भी जवाब दे जाती है, वो भौंकने लगता है, गुर्राने लगता है। लेकिन गधा जो होता है वो किसी भी परिस्थिति में कोई भी उसकी प्रतिक्रिया नहीं आती है। जितना चाहे गरीब को मारो, चाहे जैसी खराब सड़ी हुई घास सामने डाल दो, उसके चेहरे पे कभी असंतोष की छाया भी न दिखाई देगी। 2 जानवर गाय और कुत्ते का उदाहरण दिया गया। इनको अगर एक सीमा के बाद आप प्रताड़ित करेंगे या इनका अनादर करेंगे तो ये अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर देंगे। लेकिन गधा है, इसको किसी भी सीमा तक आप अनादर करिए, यह कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। चाहे सड़ी गली घास डाल दीजिए, चाहे दिन भर धूप में बांध दीजिए, चाहे डंडे से उसको पीटिए, उसके चेहरे पे कभी कोई सिकन नहीं आती। बैसाख में चाहे 1 आध बार कुलेल कर लेता है,
साल भर में एक आध बार वो खुश होता होगा शायद, कभी कभी, पर हमने तो उसे कभी खुश होते नहीं देखा। उसके चेहरे पर एक विषाद अस्थायी रूप से छाया रहता है। विषाद, दुख, अस्थायी, परमानेंट, एकदम। सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में बदलते नहीं देखा। कोई भी परिस्थिति हो, चाहे अच्छा चाहे खराब, चाहे लाभ का चाहे नुकसान का, वो एक हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है। ऋषि मुनियों के जितने गुण हैं वे सभी उसमें पराकाष्ठा को पहुँचे हुए हैं। यानी ऋषि मुनि, हमारे ऋषि मुनि भी होते हैं, जो सन्यासी होते हैं, उनके अंदर एक स्वभाव होता है कि वो सुख दुख मोह माया के बंधन से ऊपर उठ जाते हैं। वो सुख में भी बहुत सुखी नहीं होते और दुख में भी बहुत दुखी नहीं होते। वो एक भाव से, समान भाव से प्रतिदिन अपना जीवन निर्वहन करते रहते हैं, और यही गुण गधे में है। तो अब यहाँ पे लेखक ने गधे की तुलना ऋषि मुनियों से कर दी, और ऋषि मुनियों के जितने अच्छे गुण हैं, उच्च कोटि के गुण, वो गधे में पाया जाता है। पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। अब यह अच्छाई आज के समाज में बेवकूफ़ी की संज्ञा दी जाती है उसको। यानी ये अच्छा होना भी आज के समाज में बेवकूफ़ की संज्ञा है। सद्गुणों का इतना अनादर कहीं नहीं देखा। कदाचित शायद सीधापन संसार के लिए उपयुक्त नहीं है। अब लेखक का अपना विचार है कि इन सब बातों को देखकर लग रहा है ऐसा कि अगर संसार में आप सीधे हैं, सज्जन हैं, तो आप संसार के लिए उपयुक्त सही नहीं है। देखिए ना, भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है। क्यों अमेरिका में उन्हें घुसने नहीं दिया जाता? बेचारे शराब नहीं पीते, 4 पैसे कुछ समय के लिए बचा कर रखते हैं, जी तोड़ काम करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करते, 4 बातें सुनकर गम खा जाते हैं, फिर भी बदनाम है। अब यहाँ पे लेखक ने एक बात कही है कि देखिए भारतवासियों की अफ्रीका में क्या दुर्दशा हो रही है, यानी इस शब्दों का प्रयोग वर्तमान काल के लिए हुआ है। अब लेखक जब यह कहानी लिख रहे थे तो उस समय देश गुलाम था, और उस गुलामी के समय वर्तमान समय की परिस्थितियों का वो उदाहरण लेते हुए इसको लिखते हैं। अब भारतवासियों के बारे में बता रहे हैं कि अफ्रीका में जो भारतवासी थे वो बड़े सीधे थे, मेहनती थे, उनके अंदर कोई दुर्व्यसन नहीं था, बुरी आदतें नहीं थी, शराब नहीं पीते थे, कुछ समय के लिए यानी बुरे वक्त के लिए वो बचाकर कुछ न कुछ रखते थे, फिर भी वो सारे संसार में बदनाम थे। यानी अब उनके अपने सीधेपन की वजह से वो बदनाम थे। कहा जाता है कि वे जीवन के आदर्श को नीचा करते, यानी सज्जनता प्रकट करना लोग को ये समझते हैं कि यह जीवन के मूल्यों को, नैतिकता को गिरा रहा है। अगर वे ईंट का जवाब पत्थर से देना सीख जाते तो शायद सब कहलाते। यानी अगर प्रतिक्रिया व्यक्त करते, जवाब देते, तब उनको सभ्य मनुष्य की श्रेणी में रखा जाता। जापान की मिसाल सामने है। एक ही विजय ने उसे संसार की सभ्य जातियों में गण बना दिया। जापान और चीन के बीच जो युद्ध होता है, जापान द्वितीय विश्व युद्ध में भी डटकर मुकाबला किया, छोटा सा देश, यानी उसने प्रतिक्रिया दी, मुकाबला किया, इसीलिए उसको पूरे संसार ने एक सभ्य कोटि में डाल दिया। लेकिन गधे का एक छोटा भाई और भी है जो उससे कम गधा है, और वह है बैल। अब लेखक कह रहे हैं कि गधे का एक छोटा भाई है, वो भी है, सीधा है, उसको भी कभी कभी लोग मूर्ख कहते हैं, कभी कभी किसी को हमें मूर्खता के लिए शब्द प्रयोग करना होता है, उसको संज्ञानित कहते हैं, तुम तो बैल हो, यानी उसको भी मूर्ख कहते हैं। लेकिन उसमें और गधे में थोड़ा सा अंतर है, और क्या अंतर है वो लेखक आगे बताते हैं। जिस अर्थ में हम गधा का प्रयोग करते हैं, कुछ उसी से मिलते जुलते अर्थ में बछिया के ताऊ का भी प्रयोग करते हैं। बछिया के ताऊ यानी मूर्ख। प्रेमचंद अपनी इस कहानी में उर्दू के शब्दों का और मुहावरों का बहुत ही शानदार प्रयोग किए हैं। कुछ लोग बैल को शायद बेवकूफ़ में सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, मगर हमारा विचार ऐसा नहीं। लेखक कहते हैं कि कुछ लोग बैल को भी मूर्ख कहेंगे और मूर्खों में भी सबसे उच्च श्रेणी देंगे, लेकिन लेखक का मानना है कि मैं नहीं मानता। मेरा मानना है कि इससे उच्च श्रेणी की मूर्खता गधे में होती है। बच्चों,
इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने अपरोक्ष रूप से स्वतंत्रता आंदोलन को परिलक्षित किया है। वह उस समय की जनता को संदेश देना चाहते हैं। और ये दो बैल जो इसमें प्रमुख पात्र हैं, हीरा और मोती, कैसे गुलामी की जंजीरों में जकड़ जाते हैं और मिलकर किस तरह उस गुलामी की जंजीर को तोड़ते हैं। इस जानवरों के माध्यम से वह देश की जनता को संदेश देना चाहते हैं कि हम अगर मिलजुल कर प्रयास करेंगे तो हम भी अंग्रेज़ों की जंजीरों से अपने को मुक्त करा सकते हैं। आगे कहते हैं, बैल कभी कभी मारता भी है और कभी कभी अड़ियल बैल भी देखने में आता है। हमारे घरों में अब तो ट्रैक्टर का ज़माना आ गया है, मशीनीकरण हो चुका है, लोगों के घरों से बैल गायब हो गए। पहले जब बैल हुआ करते थे तो बैल कभी कभी लोगों को मार भी देते थे जब वो गुस्से में होते थे, और कभी कभी वो अड़ियल हो जाते थे, उनको रस्सी बांध कर खींचिए लेकिन वो अपनी जगह से टस से मस नहीं होते थे। और भी कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट कर देता है। कभी कभी वो जिस खूंटे में बांधा जाता था उसकी रस्सी तोड़कर भाग जाते थे। अतएव इसलिए उनका स्थान गधे से नीचा है। लेखक का मानना है ऐसा कि मैं इसको गधे से नीचे का मूर्ख मानता हूँ। प्रमुख पात्र जो है इसमें है झूरी है। झूरी काछी यह एक पात्र है कि दो बैलों के नाम थे हीरा और मोती। दोनों पछाई जात के थे। पछाई मतलब पालतू, देखने में सुंदर, काम में चौकस यानी काम में फुर्तीले थे, डील में ऊंचे। डील यानी गर्दन के पास जो ऊंचाई वाली जगह होती है। पुराने समय में जब बैलों को खरीदा जाता था तो उनकी डील को देखा जाता। जिस बैल की डील सब ऊंची होती थी उसके दाम अच्छे लगते थे और वो अच्छा बैल माना जाता था। बहुत दिनों साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा हो गया। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे। विचार विनिमय यानी विचारों का आदान प्रदान। कक्षा 8वीं में आपने लाख की चूड़ियों में वस्तु विनिमय शब्द पढ़ा होगा, यानी वस्तुओं का आदान प्रदान। आपने देखा होगा उसमें जो पात्र है वो चूड़ियाँ देता और उसके बदले में कुछ न कुछ अनाज, साड़ी वगैरह कुछ भी ले लेता था। तो यहाँ पे भी जानवर जो हैं, हम आप मनुष्य हैं, इसीलिए मनुष्य को उच्च कोटि में डाला गया है संत ब्रह्मांड में, क्योंकि वह बात कर सकता है, बोल सकता है। लेकिन और कोई जो जानवर, जीव जंतु हैं वो बात नहीं कर सकते, वो सिर्फ एक मूक भाषा में अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते। अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। यानी उसमें एक छिपी हुई शक्ति है जो हम इंसानों में नहीं है। हम इंसान, दो इंसान खड़े होकर मौन होकर अपने विचार का आदान प्रदान नहीं कर सकते। इशारों से कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह हम उसको समझा नहीं सकते। लेकिन जानवरों में, पंछियों में, जीव जंतुओं में यह गुण होता है। ईश्वर ने यह गुण उनको प्रदान किया है। दोनों एक दूसरे को चाट कर और सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी सींग भी मिला लिया करते, विग्रह के नाते यानी अलग होने के नाते। विग्रह का मतलब होता है अलग, केवल विनोद भाव से, विग्रह के नाते नहीं, यानी अलग होने के नाते नहीं, मतलब दुश्मनी के भाव से नहीं, विनोद यानी मनोरंजन के भाव से करते थे। आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होती है, धौल धप्पा होने लगता है। धौल धप्पा यानी एक दूसरे की गर्दन में सर डालना। इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी यानी कमज़ोर सी, कुछ हल्की सी लगती, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते यानी लगा दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी गर्दन पर रहे। इस कहानी में प्रेमचंद ने बहुत सारे उद्देश्य, बहुत सारे नैतिक उपदेश हम लोगों को दिए हैं। हम एक एक जैसे जैसे इस कहानी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे उसके उद्देश्य सामने आएंगे और मैं बताता रहूँगा। यहाँ पे एक और उद्देश्य आया है कि सच्ची मित्रता। और जो एक सच्चा मित्र होता है अपने मित्र के कष्ट को अपना कष्ट बना लेता है। यही हाल इन दोनों बैलों का था। दिन भर के बाद या संध्या को दोनों खुलते तो एक दूसरे को चाट चूट कर अपनी थकान मिटा लिया करते। नाद में खली भूसा पड़ जाने के बाद दोनों साथ ही उठते, साथ नाद में मुंह डालते और साथ ही बैठते। एक मुंह हटा लेता तो दूसरा भी हटा लेता।
एक सच्ची मित्रता का उदाहरण है। संयोग की बात, झुर्री ने एक बार गोई को ससुराल भेज दिया, यानी दोनों को ससुराल भेज दिया। बैलों को क्या मालूम क्यों भेजे जा रहे हैं, समझे मालिक ने हमें भेज दिया। अपना यूँ बेचा जाना उन्हें अच्छा लगा या बुरा कौन जाने, पर झुर्री के साले गया को घर तक ले जाने में दांतों तले पसीना आ गया। यहाँ दूसरा पात्र आता है, झुर्री का साला यानी उसकी पत्नी का भाई। उन दो बैलों को जब ले जाता है तो बहुत परेशान होता है, वो बैल जाते नहीं हैं, उसको परेशान कर देते हैं। यहाँ एक और मुहावरे का प्रयोग किया है, दांतों तले पसीना आ जाना, यानी बिल्कुल परेशान हो जाना है। पीछे से हाँकता तो दोनों दाएं बाएं भागते, पगैया पकड़कर आगे से खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते, मारते तो दोनों सींग नीचे करके हुंकारते। अगर ईश्वर ने उन्हें वाणी दी होती तो झुर्री से पूछते, तुम हम गरीबों को क्यों निकाल रहे हो? हमने तो तुम्हारी सेवा करने में कोई कसर नहीं उठा रखी थी। कसर नहीं उठाना यानी कोई भी कमी न छोड़ना। अब वो अपने मन की व्यथा, लेखक उनके मन की व्यथा को प्रकट कर रहा है कि क्या कमी रह गई, हमको आपने बेच दिया, आप हमसे दुगना काम ले लेते, आप जो करते वो करवा लेते, लेकिन हमें इस तरह न बेचते, हमें इस तरह बेचना आपका अच्छा नहीं लगा। अगर इतनी मेहनत से काम न चलता था और काम ले लेते, हमें तो तुम्हारी चाकरी में मर जाना कबूल था। यानी आप चाकरी मतलब नौकरी, आपके जीव शरण में रहकर मर जाते वो कबूल था, लेकिन इस तरह बेचा जाना हमें कबूल नहीं है, यानी स्वीकार नहीं है। कबूल एक उर्दू शब्द है। हमने कभी दाने चारे की शिकायत नहीं की, तुमने जो कुछ खिलाया वह सिर झुकाकर खा लिया, फिर भी तुमने हमें उस जालिम के हाथों क्यों बेच दिया। संध्या समय दोनों बैल अपने नए स्थान पर पहुँचे। दिन भर के भूखे थे, लेकिन जब नाद में लगाए गए तो एक ने भी उसमें मुंह न डाला। दिल भारी हो रहा था, जिसे उन्होंने अपना घर समझ रखा था वह आज उनसे छूट गया। यह नया घर, नया गांव, नए आदमी उन्हें बेगाने से लगते थे। अब जानवरों की क्या कहें, मनुष्य हम लोगों के भी अंदर ये भाव होता है। जब हम किसी नई जगह पे जाते हैं, नए लोग होते हैं, तो कई दिनों तक हम वहाँ पे हमारा मन अटपटा सा रहता है, मन लगता नहीं है। यही हाल हीरा और मोती के साथ था। दोनों ने अपनी मुँह भाषा में सलाह की, एक दूसरे को कनखियों से देखा यानी तिरछी नज़र से देखा और लेट गए। जब गांव में सोता पड़ गया यानी सारे लोग सो गए, पूरा का पूरा गांव सो गया, तो दोनों ने जोर मारकर पगहे तुड़ा डाले। पगहे मतलब रस्सी जिससे उनको बांधा जाता था। घर की तरफ चले। पगहे मजबूत थे, अनुमान न हो सकता था कि कोई बैल उन्हें तोड़ सकेगा, पर इन दोनों में इस समय दूनी शक्ति आ गई थी। एक झटके में रस्सियाँ टूट गई थी। अब यहाँ पे लेखक का एक और संदेश है कि जब आप मुसीबत में हो या किसी समस्या को हल करना चाहते हो और आपके अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति है, तो आपको ईश्वर दुगनी शक्ति प्रदान करता है, आप अवश्य सफल होते हैं। और ये संदेश उस समय देश की जनता के लिए भी था कि आप अगर इस अंग्रेज़ों की इस गुलामी से आज़ाद होना चाहते हैं तो आपको दृढ़ इच्छा शक्ति अपने अंदर पैदा करनी होगी। और दृढ़ इच्छा शक्ति अगर आपने पैदा कर ली तो आप आज नहीं कल अंग्रेज़ों से मुक्ति पा सकते हैं। झुर्री प्रातःकाल सोकर उठा तो देखा दोनों बैल चरनी पर खड़े थे। चरनी मतलब जहाँ पर उनको चारा दिया जाता है। दोनों की गर्दन में आधा आधा गराव लटक रहा था, यानी जिस गर्दन में जो रस्सी बंधी हुई थी वो आधी टूट गई थी, वो आधी लटक रही थी। घुटने तक पांव कीचड़ से भरे हैं और दोनों की आंखों में विद्रोहमय स्नेह झलक रहा है। विद्रोहमय स्नेह यानी विरोध के साथ प्रेम, विरोध भी है और प्रेम भी है। प्रेम क्यों है? क्योंकि उसका मालिक उससे प्रेम करता है, उनकी देखभाल करता है। विद्रोह इसलिए है, विरोध इसलिए है क्यों उनको बेच दिया। ये उनको लगता था, दोनों बैलों को उनके मालिक ने उनको बेच दिया। झुर्री बैलों को देखकर स्नेह से गदगद हो गया, दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। प्रेमालिंगन और चुंबन का यह दृश्य बड़ा मनोहर था, यानी उन दोनों बैलों को गले लगाया, उनके माथे को चूमा, और यह नज़ारा, यह दृश्य जिसने भी देखा सबके मन को उसने हर लिया, आकर्षित कर लिया। घर और गांव के लड़के जमा हो गए और तालियां बजाकर उनका स्वागत करने लगी। गांव के इतिहास में यह घटना अभूतपूर्व न होने पर भी, अभूतपूर्व मतलब इससे पहले जो घटित न हुआ हो, यानी इससे पहले भी इस तरह के लोग वहाँ गांव में थे जो अपने बैलों को प्रेम करते थे, उनको गले लगाते थे
कोई बैल हो कहीं कोई ले गया तो भाग कर चले आते थे। ये घटना ऐसा नहीं पहली बार हुआ था, लेकिन यह घटना अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण थी उस समय। बाल सभा ने यानी बच्चे इकट्ठा हो गए और बच्चों के समूह ने यह निश्चय किया दोनों पशुवीरों का पशुवीरों को अभिनंदन पत्र देना चाहिए, यानी प्रशस्ति पत्र प्रशंसा पत्र देना चाहिए। अब पत्र दे नहीं सकते तो कैसे बच्चे उनका अभिनंदन करते हैं। कोई अपने घर से रोटियां लाया, कोई गुड़, कोई चोकर, कोई भूसी। एक बालक ने कहा ऐसे बैल किसी के पास न होंगे। दूसरे ने समर्थन किया। आज हमने इस कहानी में दो बैलों की कथा में 3 पृष्ठों का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम इसके आगे के पृष्ठों का अध्ययन करेंगे। इस कहानी में हर पृष्ठ में आपको कुछ न कुछ संदेश मिलेगा। तो अगले इस कहानी के अगले भाग को जल्दी से जल्दी मैं यूट्यूब पे अपलोड करूँगा। धन्यवाद।